राजमहल जैसे विशाल और ऐतिहासिक हवेली में आज का दिन किसी तूफान से कम नहीं था। हवा में बेचैनी थी। दीवारों पर टंगी पुरानी तस्वीरें मानो आने वाले हंगामे का इंतजार कर रही थीं। दादी सा, जो हमेशा से इस घर की आत्मा रही थीं, हर सदस्य के दिल में सबसे बड़े सम्मान के साथ रहती थीं, आज उसी घर में उनसे उनकी पहचान, उनका सहारा और उनका हक छीनने की साजिश सामने आने वाली थी। और इस साजिश को अंजाम देने वाली कोई पराई नहीं, बल्कि घर की ही बहू अनिका थी, जिसकी चालें अब एक नए रूप में पूरे परिवार के सामने खुलने लगी थीं। सुबह होते ही अनिका ने पूरे घर को इकट्ठा होने की घोषणा करवाई। चांद्रकांत साहब, जो हमेशा अपने परिवार में एकता की मिसाल बने रहे हैं, वह भी इस अनपेक्षित आदेश से हैरान थे, पर उन्हें लग रहा था कि शायद कोई जरूरी बात होगी। लेकिन जब सब लोग हवेली के बड़े सभा कक्ष में पहुंचे तो वहां का माहौल पहले से अलग था। अनिका सिंहासन जैसी कुर्सी पर बैठी थी और दादी सा थोड़ी दूर एक सामान्य कुर्सी पर। यह दृश्य अपने आप में बहुत बड़ा संकेत था कि आज कुछ बेहद बुरा होने वाला है। अनिका ने अपने होठों पर जीत की मुस्कान लाते हुए शुरुआत की और कहा, आज इस घर में नई शुरुआत होने जा रही है। अब पुराने नियम और पुरानी सोच के लिए यहां कोई जगह नहीं है। उसकी यह बात सुनते ही सबने एक दूसरे को देखा, पर किसी ने भी बोलने की हिम्मत नहीं की। अनिका आगे बोली, दादी सा अब इस घर का हिस्सा नहीं रहेंगी। यह हवेली अब उनके बस की बात नहीं। उन्होंने इस परिवार को जितना संभालना था, संभाल लिया। अब उन्हें आराम करना चाहिए, और यहां आराम के लिए कोई जगह नहीं है। यह सुनते ही दादी सा की आंखों में भय नहीं, बल्कि गहरी चोट दिखी, जैसे उनके अपने ही लोगों ने उन्हें धक्का दिया हो। चांद्रकांत साहब ने गुस्से से कहा, अनिका, यह क्या बेहुदा मजाक है? यह घर, यह हवेली, यह सब दादी सा की बदौलत है। तुम कौन होती हो इन्हें निकालने वाली? लेकिन अनिका ने पलटकर एक कागज हवा में लहराया। यह कागज बताता है कि अब इस हवेली की असली मालिक मैं हूं, और मेरे फैसले का विरोध कोई नहीं करेगा। चांद्रकांत के पैरों तले जमीन खिसक गई। दादी सा ने कभी इस घर की मालिकियत का दावा नहीं किया था। उनके लिए घर का हर सदस्य उनका अपना था और घर उनका परिवार। लेकिन अब वही परिवार दो हिस्सों में बंटता दिख रहा था। तभी सारू अचानक आगे आई। उसकी आंखों में गुस्सा, दर्द और हैरानी तीनों एक साथ थे। उसने अनिका से कहा, आपको यह हक किसने दिया? दादी सा को निकालने का अधिकार किसी को नहीं है। वह इस घर की रूह हैं और आप सिर्फ इस परिवार को तोड़ने आई हैं। अनिका ने ठंडी हंसी हंसते हुए जवाब दिया, सारू, तुम अभी बच्ची हो, तुम्हें राजनीति की समझ नहीं। दादी सा को हटाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक ये यहां हैं, मेरा प्लान पूरा नहीं होगा। सारू ने चांद्रकांत साहब की तरफ देखा। उम्मीद थी कि वह कुछ करेंगे, पर चांद्रकांत इतने दुख और सदमे में थे कि एक शब्द भी नहीं निकल पा रहा था। अनिका ने गार्ड्स को आदेश दिया, दादी सा को बाहर छोड़ाओ, अभी। दादी सा अपने डगमगाते कदमों के साथ उठीं। उनके दिल में भारी दर्द था, पर चेहरे पर वही सादगी, वही शांति, वही शान, जैसे वह कह रही हों, मैं टूटी नहीं हूं, मैं बस घायल हूं। सारू उनका हाथ पकड़कर बोली, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ने दूंगी दादी सा। लेकिन अनिका ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, सारू पीछे हटो, वरना तुम्हें भी निकाल दूंगी। घर के हर सदस्य की आंखों में आंसू आ चुके थे। हवेली के सभी सेवक भी वहीं खड़े थे, पर डर के कारण कोई आगे न बढ़ सका। इतने में चांद्रकांत साहब ने दादी सा के सामने झुककर कहा, मां, मैं आपको रोक नहीं पा रहा, मुझे माफ कर देना। यह देखकर दादी सा खुद टूट गईं, पर उन्होंने आंसू पोंछते हुए कहा, जो होता है भलाई के लिए होता है, सच हमेशा जीतता है। बेटा। बाहर बारिश तेज होने लगी थी, मानो आसमान भी अन्याय के खिलाफ रो रहा हो। दादी सा को हवेली से धक्के देकर बाहर निकाल दिया गया। उनका चश्मा उनके हाथ से गिरा और सड़क किनारे गिरकर टूट गया। पर वह फिर भी संभल कर खड़ी हुई और एक बार हवेली की तरफ देखा। वह हवेली जो कभी इन्हें माता मानती थी, आज उसी ने उन्हें ठुकरा दिया था। सारू ये सब देख न सकी और गुस्से से कांपती हुई बोली,
अनिका, मैं तुम्हारा असली चेहरा सबके सामने लाकर रहूंगी। तुमने दादी सा को निकाला है, इसके लिए तुम्हें बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। अनिका मुस्कुराई। धमकियां देना बंद करो सारू, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अब इस घर में वही होगा जो मैं चाहूंगी। चंद्रकांत साहब दूर खड़े यह सब देखकर खुद को कोस रहे थे कि आखिर कैसे वह अपनी मां को बचा नहीं पाए। वह सबसे ज्यादा टूटा हुआ इंसान थे उस वक्त। सारू ने अनिका की ओर देखकर कहा, आज तुम जीत गई हो, पर यह जीत बहुत छोटी है। असली लड़ाई अब शुरू होगी। दादी सा को हटाकर तुमने इस घर का दिल निकाल दिया है, और बिना दिल के कोई भी घर ज्यादा समय तक खड़ा नहीं रह पाता। अनिका ने पलटकर सिर्फ एक शब्द कहा, देखते हैं, और वह ठंडी हंसी के साथ अपनी कुर्सी पर वापस बैठ गई, मानो वह किसी युद्ध की विजेता हो। दादी सा बारिश में भीगते हुए चल पड़ी, बिना यह सोचे कि अब उनका घर कहां होगा। पर उनके दिल में विश्वास था कि उनका सारू, उनका चंद्रकांत उनसे किए गए इस अन्याय का जवाब जरूर देंगे। हवेली के अंदर अंधेरा और बाहर बारिश, दोनों इस बात का संकेत थे कि खेले गए इस खेल में बहुत जल्द नया मोड़ आने वाला है, और यह मोड़ पूरे परिवार की तकदीर बदल देगा। अनिका की जीत आज के लिए सही, पर भाग्य की डोरी कभी किसी एक के हाथ में ज्यादा देर नहीं रहती। आज उसने दादी सा को निकाला, कल उसे खुद बाहर का रास्ता दिखना पड़ सकता है, क्योंकि जो घर का दिल निकाल देता है वो घर उसे कभी माफ नहीं करता। दादी सा को हवेली से बाहर निकालने के बाद हवेली की दीवारें भी जैसे कांप रही थीं, क्योंकि इस घर ने कभी इतना बड़ा अपमान नहीं देखा था। अंदर अनिका ने सिंहासन जैसे सोफे पर बैठकर अपने नाखूनों पर लगा नेल पॉलिश ठीक किया और बोली, अब असली खेल शुरू होता है। उसके चेहरे पर अजीब सी संतोष भरी हंसी थी, जैसे उसने जीत का कोई बहुत बड़ा मकसद हासिल कर लिया हो। पर असली तूफान अभी आने वाला था, और तूफान का नाम था सारू। सारू अपने कमरे में गई, दरवाजा बंद किया और जोर से रो पड़ी। उसकी सांसें कांप रही थीं, दिल टूट चुका था। दादी सा, आपके साथ इतना बड़ा अन्याय, और मैं कुछ कर ही नहीं पाई। उसने दादी सा द्वारा दी गई एक पुरानी पारिवारिक तस्वीर अपनी छाती से लगाकर कहा, मैं कसम खाती हूं, मैं आपको वापस इस घर में उसी इज्जत से लाऊंगी, और आपकी आंखों में फिर वही सम्मान और चमक लौटाऊंगी। उसने अपने आंसू पोंछे और फैसला कर लिया कि अब वह चुप नहीं बैठेगी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। चंद्रकांत साहब थे। उनके चेहरे पर पछतावा और मजबूरी दोनों साफ झलक रहे थे। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, सारू बेटा, मैं जानता हूं मैंने गलत किया है, मैं मां को नहीं बचा पाया। सारू ने उनकी तरफ देखा। आपने गलत नहीं किया, आप डर गए थे, लेकिन अब डर की जगह हिम्मत लेनी होगी। चंद्रकांत ने पहली बार सारू की आंखों में वो ज्वाला देखी जो किसी योद्धा में होती है। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं, जो करना है करो, पर मां को वापस लाना ही होगा। दोनों के बीच ये समझौता एक नई लड़ाई की शुरुआत थी। उसी रात अनिका चुपके से किसी से फोन पर बात कर रही थी। वह बोली, चिंता मत करो, दादी साहब रास्ते से हट चुकी हैं। बहुत जल्द हवेली और बिजनेस दोनों पूरी तरह मेरे हाथ में होंगे। दूसरी तरफ की आवाज रहस्यमयी थी, लेकिन सावधान रहना, सारू तुम्हारे लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकती है। वह दादी सा की असली वारिस है। अनिका गुस्से से बोली, सारू, वो बेचारी बच्ची, वो मेरा क्या बिगाड़ लेगी। पर वह नहीं जानती थी कि असली शक्ति सत्ता में नहीं, रिश्तों में छुपी होती है। अगले दिन की सुबह सारू ने सबसे पहले दादी सा को ढूंढना शुरू किया। वह बारिश में भीगते हुए शहर के मंदिर पहुंची। वहीं सीढ़ियों पर बैठी दादी सा प्रार्थना कर रही थीं। सारू दौड़कर उनके पैरों में गिर गई। दादी सा, आपके बिना यह घर कुछ नहीं। दादी सा ने उसके सिर पर हाथ रखा। सारू, मैं जानती थी तुम आओगी, क्योंकि सच्चा रिश्ता कभी टूटता नहीं। सारू ने उन्हें गले लगाया और कहा, हम हवेली वापस चलेंगे अभी। पर दादी सा ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं बेटा, अभी सही समय नहीं। लड़ाई जीतने के लिए धैर्य चाहिए। सारू,
ने पूछा। तो फिर क्या करें? दादीसा ने अपनी आंखें आकाश की तरफ उठाईं और बोली, अब सच और झूठ की जंग शुरू होगी और हमें सबूत जुटाने होंगे। उधर हवेली में अनिका ने पूरे घर के नियम बदलने शुरू कर दे। पुरानी परंपराएं हटाई जा रही थीं, तस्वीरें उतारी जा रही थीं और हर जगह अनिका का नया राज स्थापित हो रहा था। पर घर के लोगों के दिल अब भी दादीसा के नियमों से बंधे थे। सभी काम तो अनिका के कहने पर करते थे, लेकिन मन में विरोध बढ़ रहा था। इसी बीच सारू चुपचाप हवेली में वापस आई और दादीसा के कमरे में जाकर पुराने दस्तावेज, फाइलें और लॉकर की चाबी ढूंढने लगी। उसे पता था कि कुछ न कुछ ऐसा जरूर होगा जो अनिका को बेनकाब कर सके। अचानक उसे एक पुरानी फाइल मिली जिसमें हवेली और बिजनेस की असली मालिकियत का राज छुपा था। दस्तावेज के अनुसार असली वारिस सारू और चंद्रकांत साहब अनिका का नाम कहीं नहीं। सारू के हाथ कांपने लगे। यही वो सबूत है जो सब कुछ बदल देगा। तभी पीछे से आवाज आई, किसका सब कुछ बदलने वाला है? सारू पलटी। अनिका वहां खड़ी थी। उसकी आंखों में गुस्सा, शक और जर मिला हुआ था। उसने फाइल छीनने की कोशिश की, लेकिन सारू ने पूरी ताकत से उसका हाथ झटक दिया। अनिका चिल्लाई, तुम्हारी क्या औकात है मुझसे भिड़ने की? सारू तड़पती आवाज में बोली, औकात? मुझे औकात दादीसा के संस्कारों ने दी है। और तुम क्या जानो संस्कार क्या होते हैं? दोनों के बीच खिंचाव बढ़ गया। अनिका ने गार्ड्स को बुलाया। इसे पकड़कर कमरे में बंद कर दो। सारू को कमरे में कैद कर दिया गया, पर उसने हार नहीं मानी। उसने खिड़की से चिल्लाकर चंद्रकांत को बुलाया, पापा, मेरे पास वह सबूत है जो अनिका को रोक सकता है। चंद्रकांत दौड़कर आए और दरवाजा खुलवाया। सारू ने उन्हें फाइल दिखाई। उन्होंने फाइल खोलकर देखा। उनकी आंखों में आशा की नई रोशनी चमक उठी। ये सब कुछ खत्म कर देगा। उसी समय अनिका वापस आई और बोली, फाइल वापस दो, वरना मैं सबको बता दूंगी कि तुमने चोरी की है। सारू ने दृढ़ स्वर में कहा, चोरी नहीं, हक वापस लिया है। माहौल एकदम गर्म था। हर शब्द जैसे तलवार की कटार था। चंद्रकांत गरज कर बोले, अब बस, बहुत हो गया अनिका। तुमने मेरी मां को घर से निकाल दिया, अब तुम्हें इस घर से निकलना होगा। अनिका चौंक गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे निकालने की? चंद्रकांत ने फाइल सबके सामने लहराई। ये दस्तावेज साबित करते हैं कि तुम इस घर में सिर्फ एक मेहमान हो, मालिक नहीं। हवेली के सभी लोग इकट्ठे हो गए। सबकी आंखों में पहली बार अनिका के खिलाफ गुस्सा था। सारू ने जोर से कहा, अनिका, आज तुम्हारी हार की शुरुआत है। तभी सारू ने गार्ड्स की तरफ इशारा करके कहा, दादीसा को वापस लाया जाए। कुछ ही देर में दादी सा हवेली के मुख्य द्वार पर खड़ी थीं। उनकी वापसी ने हवा को भी नई ताकत दे दी। सारू और चंद्रकांत ने उनके पैरों को छूकर माफी मांगी। दादीसा की आंखों में चमक लौट आई। रूह वापस घर लौट आई थी। अनिका हक्की बक्की खड़ी थी। उसकी जीत अब हार में बदलती दिख रही थी। दादीसा ने दृढ़ता से कहा, अनिका, तुमने रिश्तों का मान नहीं रखा। अब यह घर तुम्हें नहीं रखेगा।